तो चलते हैं नेक्स्ट, एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन, क्रॉस कटिंग कंसर्न्स जो हमारे पैटर्न्स हैं उसमें हमारा एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन जैसा कि नाम कहता है कि एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन यानी जो हम कॉन्फ़िगरेशन है कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं स्प्रिंग बूट का, तो उसमें हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ती है। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हम लोग कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या ये कहिए कि आपके प्रोजेक्ट जो आपने स्प्रिंग बूट का क्रिएट किया है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कांस्टेंट टाइप की कई जगह यूज करते हैं, वो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं प्रॉपर्टी में, या फिर कुछ चेंजेबल टाइप की होती हैं जिनको मॉडिफाई करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, या कुछ ऐसा ऑटो कॉन्फ़िगरेबल टाइप का है। ठीक है, जो स्प्रिंग बूट का स्टैंडर्ड होता है कि आप इस फॉर्मेट में डाल दो प्रॉपर्टीज, वो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे करके हम प्रॉपर्टीज में डालते हैं। ठीक, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आता है कि अगर मान लो एप्लीकेशन बना लिया, कॉन्फ़िगर प्रॉपर्टी फाइल में हमने सारी प्रॉपर्टीज डाल दी और हमने उसको डिप्लॉयमेंट चला दिया। अब डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, डिप्लॉयमेंट जब हो गया रनिंग है, रनिंग टाइम पे आपका कभी जरूरत पड़ता है कि कोई प्रॉपर्टी आपको चेंज करना है। ठीक, तो उस समय अगर आप प्रॉपर्टी फाइल में, प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी फाइल में चेंज करोगे, पहली बात तो हो सकता है कि अगर आप डॉकर कुबरनेटिस यूज कर रहे हो और हो सकता है आपने प्रॉपर्टी फाइल एक्सटर्नल ही बाहर ही रखी हो, प्रोजेक्ट के अंदर ना रखी हो, बाहर से उसको रीड करके ऐड करवाया हो। डॉकर में भी हो जाता है, कुबरनेटिस में भी होता है। ठीक है, तो हालांकि चेंज तो कर लोगे जाके, बट चेंज करने के बाद में आपका ऑटोमेटिकली रिलोड नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कहीं दिया होगा इस एक स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर। ठीक है, यानी कि एक अलग माइक्रो सर्विस आपको बनानी होगी और वहाँ पे आपको एनोटेशन यूज करना होगा क्लास लेवल पे, मेन क्लास लेवल पे @ऑटो कॉन्फ़िगरेबल करके जो भी है आप यूज करते हो। इसके बाद में आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जो आप प्रॉपर्टी फाइल में डाल रहे थे उसको आप गिटहब से लिंक करवा सकते हो। ठीक, गिटहब में आप जा करके वहाँ प्रॉपर्टी फाइल क्रिएट कर दो, उस प्रॉपर्टी फाइल का जो लिंक होगा वो अपने कॉन्फ़िग जो एक नई माइक्रो सर्विस बनाओगे कॉमन, उस ऐसा भी आप कर सकते हो कि दो तरीके से, जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कई सारी माइक्रो सर्विस में यूज हो रही कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आप रख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, या आपको ऐसा लगता है कि कॉमन नहीं भी है, ऑटो कॉन्फ़िगर मतलब बाद में चेंज भी हो सकती है, बाई चांस कभी जरूरत पड़ सकती है, उनको भी डाल सकते हो। तो वो एक तरीके से सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा, आप कई सारी माइक्रो सर्विस में भी वो प्रॉपर्टीज को आप लिंक करवा सकते हो। क्या करोगे, कॉन्फ़िग सर्वर आप क्रिएट करोगे, एक नई माइक्रो सर्विस, नया कंटेनर क्रिएट करोगे। ठीक, डिप्लॉयमेंट मारोगे, उसका जो सर्वर एड्रेस होगा, ठीक है, उसका जो आईपी एड्रेस होगा उसको आप डाल दोगे कहाँ पे, जिस सर्विस में आप ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करना चाहते हो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को, तो वहाँ पे आप ऐड कर दोगे, उसका यूआरएल दे दोगे, ऑटोमेटिकली आपका वर्क करने लगेगा। तो ये सारा कुछ इसमें होता है। ठीक है, थोड़ा मेरे पास है, आप चाहे तो दिखा भी सकते हैं आपको। एक बात मैं और बता दूं कैसे स्ट्रक्चर एक तरीके से होता है, जैसे कि मान लो आपके पास ये गिटहब है। ठीक है, आपके पास में ये गिटहब मान लो एक तरीके से। ठीक है, क्या है गिट, हाँ, ये गिटहब को प्रॉपर्टी को यहाँ पे बना रखी है आपने, उसका यूआरएल लिया, उसको एक सर्विस माइक्रो सर्विस बनाया, क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर। ठीक, कॉन्फ़िग सर्वर आपने बनाया, इस सर्वर में आपने इसको क्या किया, लिंक करवा लिया। तो ये क्या करेगा, रीड करेगा। ठीक, रीड करने के बाद में अगर कोई भी चेंजेज आता है, और ये इस सर्विस का जो यूआरएल है, इसका जो यूआरएल है, ठीक, इसका जो यूआरएल है वो आपने अदर माइक्रो सर्विस है वहाँ पे, जिस अदर मतलब किसी भी माइक्रो सर्विस में जहाँ जहाँ ये प्रॉपर्टी आपको कॉमन लगती हैं, तो वो जो है माइक्रो सर्विस, मान लो प्रोडक्ट डिटेल था ऐसा करके। ठीक, प्रोडक्ट सर्विस ऐसा करके कोई था, तो वहाँ पे ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली पुश करेगा, यहाँ पे रिफ्रेश करेगा। कोई भी ये कॉन्फ़िग सर्वर चेक करता रहता है कि यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, कोई भी अगर चेंज होगा तो ये रीड करेगा और वो सारी वैल्यूज़ को, क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉपर्टी सेम होंगी, तो वहाँ पे अगर नई प्रॉपर्टी तो डालेगा नहीं, उस प्रॉपर्टी सर्च करेगा, सेम प्रॉपर्टी पे वैल्यू को चेंज कर देगा, रिप्लेस मार देगा, तो यहाँ पे वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से होता है। अगर आप चाहें तो मैं आप दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, देखो यहाँ पे ये जो हमारा क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर एक माइक्रो सर्विस है, इसके बाद में यहाँ पे आपने क्या दिया, क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर गिट डबल कॉलन, इसके बाद में यूआरआई, हमने यामल फाइल यूज किया हुआ है, यामल काफ़ी अच्छा रहता है।
और इसमें यहाँ पे आपने यूआरएल दे दिया जो मेरा गिट का यूआरएल है, ठीक है। तो आपने गिट का यूआरएल दे दिया और इसके बाद क्लोन ऑन स्टार्ट ट्रू, ठीक। इस हिसाब से यहाँ पे चलता है। अब जाकर देखो कोई भी अदर माइक्रो सर्विस अगर हम ओपन करें, मान लो हमारा ये है, ठीक, सर्विस रजिस्ट्री, सॉरी रजिस्ट्री को नहीं देखेंगे, रजिस्ट्री नहीं, यूजर सर्विस है, ठीक है। यूजर सर्विस में आप जाओगे, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी फाइल में जाओगे, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये जिपकिन दिया हुआ है, इसके बाद में स्प्रिंग नेम यूजर सर्विस, अच्छा यहाँ पे यूज किया हुआ ये है, ठीक। देखो स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग अनेबल ट्रू, स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग को अनेबल कर दिया है और उसका यूआरएल यहाँ पे दे दिया, यानी कि जो ये क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर है हमारा, ठीक, ये जो कॉन्फ़िग सर्वर है, इस कॉन्फ़िग सर्वर का ये हमने पूरा एड्रेस ले लिया और इसको हमने यहाँ पे अपनी जिस सर्विस में भी यूज करना है उसमें यहाँ पे डाल दोगे। इसके बाद में जो भी वो प्रॉपर्टीज होंगी, मान लो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टी यूज अभी नहीं किया है हालांकि, बट मान लो आपको कुछ यूज करना था, जैसे पोर्ट भी नहीं यूज कर सकते हो, कोई अदर प्रॉपर्टी थी यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मान लो डेटाबेस की क्रेडेंशियल है, डेटा डीबी लेयर की है, तो उसको आप यहाँ कॉमन, क्योंकि मल्टीपल डेटाबेस की हो सकती है, डेटाबेस नेम भी सेम हो सकते हैं मल्टीपल माइक्रो सर्विस में, ठीक है। हालांकि ये भी नहीं केस है, और भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ठीक, मेल सेंडिंग वाला भी हो सकता है इन्फॉर्मेशन, ठीक। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से क्लाउड कॉन्फ़िग बनाती है। कुछ नहीं, यहाँ पे देखोगे अगर इसमें कुछ भी कोड नहीं लिखा, जीरो कोड है इसमें, देखना ये सिर्फ है मेन क्लास, इसमें आपने डाल रखा है एनेबल कॉन्फ़िग सर्वर, ठीक, बस इतना इसमें करना पड़ता है, ठीक है। तो आप जाओगे इसमें पढ़ सकते हो आप, मैंने आपको बता दिया है जो मेन पॉइंट है, ठीक है। बाकी आपका काम है थ्योरी पढ़ लेना अगर आपको लगता है, अगर भूल जाते हो बाई चांस, ठीक है। इंटरव्यू देने जाने से पहले थोड़ा एक बार देख लिया एकदम, ठीक है। बाकी बोलने वाली कोई चीज़ नहीं, नेम ही उसकी सारी कुछ एक्सप्लेन करता है, बट उसका नाम याद रखना, कॉन्फ़िग सर्वर बोलते हैं उसको, ठीक, क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर। इसके बाद में आता है सर्विस डिस्कवरी पैटर्न, ठीक। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू में, मतलब अगर माइक्रो सर्विस में आता है कॉन्फ़िग सर्वर, ये डिस्कवरी, मतलब जो भी मैंने पढ़ा है सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है डिस्कवरी सर्वर, यहाँ पे जैसे कि मान लो इसको हम इरेज नहीं कर सकते, आई थिंक न्यू ही क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। अब मान लो आपको क्या करना है, माइक्रो कोई भी, आपने बहुत सारी माइक्रो सर्विस है आपके पास, ठीक, प्रोजेक्ट है क्योंकि मल्टीपल माइक्रो सर्विस होंगी आपके पास में। मान लो आपके पास में सर्विस है, ए सर्विस है, ठीक, बी सर्विस है, सी सर्विस है, डी सर्विस है, ठीक, ऐसे मल्टीपल माइक्रो सर्विस आपके पास में है। लेकिन अब इनको चूंकि आप डिप्लॉयमेंट मारोगे, हो सकता है आपने डॉकर में डिप्लॉयमेंट मारा, हो सकता है आप कहीं पे भी कुबरनेटिस में मारो, मतलब कंट्राइजेशन यूज कर रहे हो टूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके डॉकर में क्या होता है, डॉकर से अगर डिप्लॉयमेंट मारते हो उसका आईपी आप दे सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तो नया आईपी आपका बन जाएगा। बट क्या होगा कि अगर कंटेनर क्लोज डिस्ट्रॉय हो गया या आपका स्टॉप हो गया, आपने रीस्टार्ट किया तो आईपी उसका चेंज हो जाएगा, दूसरा आईपी आ जाएगा। तो मतलब कहने का फिक्स आईपी इसका नहीं होता, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल में मानते हैं 1211 ही होगा, चलो 11 12 13 14 एक तरीके से वैल्यू है आईपी की, ठीक है। तो इस तरीके से मान लो कोई वैल्यू है आईपी की, अभी ये स्टॉप करके स्टार्ट करोगे इससे हो सकता है 15 हो जाए इसकी, ठीक है। तो ये चेंज होता जाएगा। तो मान लो आपने कोई यूआरएल बनाया था बाहर से हिट करने के लिए, तो कोई भी यूआरएल बनाया था आईपी इस तरीके से दिया हुआ था, ठीक है, //IP, ठीक। और यहाँ पे आपने दिया था कोई भी पोर्ट दे दिया था, मान लो सर्विस, कोई सर्विस थी, यानी कि इसका नाम हम कुछ प्रॉपर नाम अगर देना चाहें, प्रोडक्ट सर्विस ही मान लेते हैं, ठीक, प्रोडक्ट सर्विस थी आपकी, ये सर्विस आपका हो गया कॉन्टेक्स्ट पाथ, एक तरीके से समझ सकते हैं इसको, ठीक है। फिर /कंट्रोलर मान लो प्रोडक्ट, फिर बाद में आपने दे दिया ऐड प्रोडक्ट, ठीक। इस तरीके से आपका यूआरएल बना हुआ था, ठीक है, इस तरीके से आपने बना लिया। अब क्योंकि यहाँ पे क्या होगा,
आईपी आपका ये चेंज हो जाएगा तो आपका ये सब बेकार हो गया यूआरएल एक तरीके से। ठीक, तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक रजिस्ट्री आपको क्रिएट बनाना, एक माइक्रो सर्विस बनानी। मतलब आपको इस पर डायरेक्टली हिट नहीं मारना है। आपको जब भी कोई हिट मारना है तो आईपी मान लो यहाँ पे आप कोई, यहाँ पे मैं देता हूँ आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से हिट मारना है http:// और आपने मारना है रजिस्ट्री। ठीक, रजिस्ट्री सर्विस ऐसे करके। ठीक, रजिस्ट्री सर्विस / फिर आपने ये प्रोडक्ट डिटेल आपको डालनी है। ठीक, पूरा पाइप। तो इससे क्या होगा कि आपको रिक्वेस्ट जाएगी सर्विस रजिस्ट्री पे, है ना। रजिस्ट्री में क्या करोगे, आपने सर्विस रजिस्ट्री है वहां पे आप क्या करोगे सारी, अब यहाँ पे सर्विस दो दो चीजें यहाँ पे वर्क करती है। ठीक है, एक तो आपके पास में सर डिस्कवरी होता है और एक क्लाइंट होता है। ठीक, जो कि डिस्कवरी एक क्लाइंट होता है जो कि लाइब्रेरी डिपेंडेंसी होती है। आप चाहे उसमें अपने किसी भी सर्विस में जिसको रजिस्टर करवाना है, मान लो सर्विस ए है, ए सर्विस को हमें रजिस्टर करवाना है सर्विस रजिस्ट्री से। ठीक है, सर्विस डिस्कवरी से। तो यहाँ पे क्या करो, दोनों चीजें इसको बोलते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। अलग अलग लाइब्रेरी के थ्रू नेम भी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आप नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हो या स्प्रिंग क्लाउड यूज कर रहे हो, तो दोनों में अलग अलग नेमिंग आ जाता है, बट काम दोनों का एक ही रहता है, सर्विस डिस्कवरी का हो या सर्विस रजिस्ट्री का हो। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे मान लो इसको ए को हमें रजिस्टर करवाना था कि मान लो आपके पास में ये रजिस्ट्री है। ठीक, ये आपको सर्विस रजिस्ट्री है, तो इस सर्विस रजिस्ट्री पे अगर इसको ए को रजिस्टर करवाना था तो इसमें क्या करना है, आपको क्लाइंट ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, क्लाइंट। तो यहाँ पे क्लाइंट डिपेंडेंसी है। ठीक, उसको यहाँ पे ऐड कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली इस पे रजिस्टर हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे आपने जैसे कोई भी यहाँ पे रजिस्टर, इसी प्रकार बी में भी ऐड कर दो, सी में भी ऐड कर दो और डी में भी ऐड कर दो, डिपेंडेंसी ऐड कर दिया, ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे रजिस्टर हो जाए। मतलब सारी सर्विसेज यहाँ पे रजिस्टर होंगी। कैसे रजिस्टर होती हैं, यहाँ पे मान लो ये सर्विस था, इसका नाम था ए। ठीक, यहाँ पे प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, प्रोडक्ट सर्विस ले रहे हैं। ठीक है, तो नेम मान लो इसका प्रोडक्ट सर्विस ही था। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे रजिस्टर होगा। इसका मैं अगर दिखाना चाहूँ यहाँ पे सर्विस रजिस्ट्री का पार्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट सर्विस। सर्विस थोड़ा पतला कर देते हैं। ठीक है, इसको थिन, क्योंकि ज़्यादा स्पेस ले रहा है। ठीक, ये हमारा इस तरीके से हो गया। यहाँ पे नेम आ जाएगा सर्विस रजिस्ट्री और इसके बाद में यहाँ पे इसका यूआरएल आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से नहीं। दूसरा मान लो आप कार्ड सर्विस थी। ठीक, तो यहाँ पे कार्ड सर्विस आ जाएगा और यहाँ पे इसका यूआरएल आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आपने मान लो कोई अदर सर्विस थी, मान के चलते हैं चेकआउट। ठीक, और इसका भी यहाँ पे यूआरएल है। इस तरीके से लिस्टेड हो जाती है यहाँ पे। ठीक, तो मान लो आपने जैसे कि हिट मारा प्रोडक्ट, यहाँ पे सर्विस रजिस्ट्री / प्रोडक्ट सर्विस ऐसे डाला यूआरएल में, तो ये जो मैच करेगा, ये जो नेम प्रोडक्ट मेन बेस एक तरीके से पैटर्न है, जो यूआरएल पैटर्न जो है इसका कॉन्टेक्स्ट पाथ वाला, इसको यहाँ मैच करेगा। अच्छा, ये इसका है, नेम मैच हो गया। और यहाँ पे एक इसके बाद में देखेगा, अच्छा यूआरएल ये है, तो इसका नेम इस पैटर्न से, ये जो पैटर्न आता है प्रोडक्ट / सर्विस, इस पैटर्न से ये यूआरएल है, तो यानी कि रिक्वेस्ट को यहाँ पे डाइवर्ट कर दो। ठीक, तो ये रिक्वेस्ट इस पर डाइवर्ट कर देगा। तो यहाँ पे अगर यूआरएल में मान लो अभी यहाँ पे यूआरएल जो था ये यूआरएल है। ठीक, अभी यूआरएल था यहाँ पे आईपी था मान लो 111 था, बाद में आईपी 12 भी हो जाता तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आपने इसका मैपिंग कर दी है कि इसके नेम के थ्रू। तो ये जो इसका जो भी पैटर्न है यूआरएल पैटर्न, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट पाथ ही है अभी बेस में, बेसिक एक तरीके से समझ सकते हो। तो ये कॉन्टेक्स्ट पाथ है, इसका सेम यहाँ पे रजिस्टर होगा सेम नेम से, और यहाँ पे उसी का यूआरएल आ जाएगा। और डायरेक्टली जैसे ही यहाँ पे ये मैच कराएगा, अच्छा ये है, तो यहाँ पे इसको हिट चला जाएगा। तो मतलब कहने का ये है कि इस नेम से मैपिंग हो गई आपके पैटर्न में, अब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। लाइटिंग कुछ गड़बड़ कर रहा है, आई थिंक मुझे सही कर देना चाहिए।
नहीं तो फिर खराब हो सकता। 1 मिनट देना। उसको बंद ही कर दिया लाइट को। तो काफ़ी अंधेरा सा लगने लगा है ना, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो सर्विस रजिस्ट्री में अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ भी ज़्यादा कुछ कोड नहीं करना पड़ता है, वो भी हमारे पास में है। यहाँ पे आप जाओगे, ये है, ठीक है। यहाँ पे एनोटेशन आप देखोगे क्या यूज होता है। हालांकि देखो वर्जन काफ़ी पुराना, काफ़ी टाइम हो गया इसको, तो वर्जन का चेंज हो जाता है ना। अब यहाँ पे क्या यूज किया है, यूरेका सर्वर, ठीक है। यूरेका सर्वर यूज किया हुआ है, नेटफ्लिक्स यूरेका का, ठीक है। तो इसमें सिंपली यहाँ पे क्या किया है, एनोटेशन एक यूज किया हुआ है। अगर यहाँ पे आप जाओगे, प्रॉपर्टी फाइल सिंगल ही है, और यहाँ पे आपने दे दिया ये रजिस्ट्री विद यूरेका। यहाँ पे तो आपने क्या दिया, यूरेका क्लाइंट रजिस्टर विद यूरेका फॉल्स, फेज रजिस्ट्री फॉल्स। यहाँ पे तो आपने फॉल्स दे दिया, बट अनेबल करने के लिए यहाँ पे आप ट्रू कर सकते थे, ठीक। मान लो इसको, इस पे अगर रजिस्टर करवाना है किसी भी माइक्रो सर्विस को, ठीक। एग्जाम्पल में हमारा यूजर माइक्रो सर्विस था, इसको रजिस्टर करवाना था। यहाँ पे जाओगे, एप्लीकेशन नेम में जाओगे, तो यहाँ पे ये दिया गया ना यूजर नेम सर्विस, ऐसे नेम, एप्लीकेशन नेम। तो ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको सारा कुछ काम करेगा। हालांकि डिपेंड करता है, देखो यहाँ पे आपने गेटवे यूज किया है कि नहीं किया। मेन काम देखो यहाँ पे गेटवे का भी आ जाता है। अब देखो, अगर एपीआई गेटवे यूज किया है आपने, तो ये रिक्वेस्ट डायरेक्टली इसको नहीं जाएगी, ठीक, इसको नहीं जाएगी, सर्विस रजिस्ट्री को नहीं जाएगी, एपीआई गेटवे को जाएगी। कैसे, http:// एपीआई गेटवे, ठीक। एपीआई गेटवे को रिक्वेस्ट जाएगी बैकस्लैश, ठीक। अब यहाँ पे आपने क्या दे दिया, एक कॉन्टेक्स्ट पाथ कोई भी होगा आपका, ठीक। आपने कोई भी क्या होगा, यही होगा प्रोडक्ट सर्विस, ठीक, सर्विस। ये प्रोडक्ट सर्विस आपका हो गया। इसके बाद में आपने जो भी ऐड किया है, तो ये जो मेन चीज़ है प्रोडक्ट सर्विस, इसको मैचिंग वहाँ पे कीवर्ड देना पड़ता है, ठीक। राउटिंग के लिए राउटिंग एक तरीके से डिफाइन करनी पड़ती है। तो राउटिंग हम किसके थ्रू देंगे, प्रोडक्ट सर्विस के थ्रू देंगे। किसके थ्रू राउट करना, तो इसके थ्रू जो राउटिंग होगी, इसके नीचे फिर हम क्या देंगे, नेम देंगे। क्योंकि यूरेका सर्वर से मैच कराना है, तो यहाँ पे नेम देंगे, क्या देंगे, वही नेम देंगे जो यहाँ पे मैंने दिया हुआ था, यूजर सर्विस, ठीक। तो ऐसे करके यहाँ पे दोगे जब आप यूजर, ठीक। तो ये अब यहाँ पे तो कोई इसके थ्रू पैटर्न मैच करेगा, यहाँ पे चेक करेगा इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट यूजर सर्विस है। तो यानी कि रजिस्ट्री, क्योंकि एपीआई गेटवे को भी आपने रजिस्ट्री के थ्रू लिंक कर रखा होगा, तो ये तुरंत रजिस्ट्री में जाएगा, ये नाम मैच कराएगा यूजर सर्विस। तो यहाँ पे देखेगा यूजर सर्विस कोई है या नहीं है। हालांकि प्रोडक्ट सर्विस था हमारा, तो यहाँ पे देखेगा अच्छा नहीं है सर्विस, नहीं है तो ये बता देगा कि डाउन है यहाँ पे। हालांकि डाउन है, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब क्या, वो सर्विस डाउन है, रीचेबल नहीं है। तो इसी हिसाब से स्वतंत्र अगर होगी, तो अगर अप हो जाए कर दोगे आप, तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी यूजर, यूजर हाइफन सर्विस। तो नेम वही जाएगा इसमें, ठीक। नेमिंग का वो ध्यान देना है। तो यहाँ पे यूजर सर्विस आ जाएगा, यूआरएल आ जाएगा। तो ये तुरंत यहाँ पे चेक करेगा और इसको यूआरएल को हिट मरवा कर देगा। आपको देख दो थोड़ा, मैं शायद गेटवे भी मेरे पास है, ठीक है, मैं आपको वो भी दिखा सकता हूँ। अब एपीआई गेटवे भी कई प्रकार से बनाते हैं, हमने तो कोई यूज किया, क्या किया है अभी देखते हैं। स्प्रिंग क्लाउड यूज कर सकते हो या जूल यूज कर सकते हो, ठीक है। जूल एपीआई गेटवे आता है, तो यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ पे मैंने क्लाउड का यूज किया हुआ, ठीक। स्प्रिंग क्लाउड, क्लाउड गेटवे, स्प्रिंग देखो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। स्प्रिंग, फिर क्लाउड, फिर गेटवे, फिर राउट्स। राउट में क्या दिया मैंने, यूजर आईडी दे दिया, ठीक। यानी कि यूजर सर्विस दिया, यूजर सर्विस यूआरआई, एलबी लोड बैलेंसिंग मैंने हालांकि दे रखा है, यूजर सर्विस, प्रेडिकेट, पाथ यहाँ पे दे सका बैकस्लैश यूजर्स, ठीक। मेन चीज़ यहाँ पे पाथ हो गया बैकस्लैश यूजर्स प्रेडिकेट्स में,
और इसी प्रकार से यहाँ पे आओगे डिपार्टमेंट सर्विस, URI, प्रेडिकेट, पाथ। तो मेन चीज़ आपको क्या हो रहा है, ये पाथ डिफाइन कर रहा है, ठीक है। पाथ बता रहा है, आईडी मतलब यूजर डिपार्टमेंट सर्विस हो गई, और ये हमारा पाथ क्या हो गया, बैकस्लैश डिपार्टमेंट, मतलब इससे मैच कराना है उसको, किससे मैच कराना, बैकस्लैश डिपार्टमेंट। अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है जिसमें बैकस्लैश डिपार्टमेंट, बैकस्लैश एस्ट्रिक एस्ट्रिक दे दिया, मतलब कोई भी पाथ हो, तो आपको उसको राउट कर देना है कहाँ पे, डिपार्टमेंट सर्विस पे, ठीक। या आपको कोई भी रिक्वेस्ट आती है बैकस्लैश यूजर यूजर करके, तो उसको आपने रिक्वेस्ट मार देना है, कहाँ भेजना है, यूजर सर्विस पे। तो ये रजिस्ट्री इस तरीके से होगी। यूजर सर्विस क्या है, ये नेम है, किस सर्विस का नाम है, यूजर सर्विस का। यहाँ पे जाओगे एप्लीकेशन नेम, यहाँ पे यूजर सर्विस का नेम है, ये नेम है जो जब रजिस्ट्री रन करेगा तो इसी नेम से आपका यूआरएल जो है कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वर्क करता है, यही नेम रहेगा इसमें, तो नेम ये पूरा मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा वर्क करता है रजिस्ट्री, आपको शायद समझ में आ गया होगा, ठीक। तो कहने का मतलब है कि आपको एंट्रीज यहाँ पे आ जाती है, तो डिपेंडेंसी नहीं रहता है कि कोई भी कंटेनर यहाँ पे चेंज होता है, माइक्रो सर्विस का आईपी चेंज होता है, उसका पाथ कुछ भी आप चेंज करते हो, हालांकि आपको दिख नहीं रहा होगा। मैं एक बार इसको, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट सर्विस, आपको उस समय नहीं दिखा होगा। ठीक, तो मैं एक ये सर्विस हमारे पास में थी, माइक्रो सर्विस थी, ये सर्विस हमारा रजिस्ट्री था। इसके बाद में यहाँ पे मैंने आईपी दिया था कि ये हमारा आईपी किसका है, यूआरएल बनाया था किसी भी पर्टिकुलर एक सर्विस का, जिसमें आईपी 1 1 है, कभी 1 2 हो जा रहा है ऐसे करके, और ये हमारा एक तरीके से कॉन्टेक्ट यूआरएल पैटर्न का पार्ट है, ठीक है। बैकस्लैश प्रोडक्ट, बैकस्लैश ऐड प्रोडक्ट, तो ये जो हमारी रजिस्ट्री है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट सर्विस हाइफन यूआरएल, कार्ड सर्विस हाइफन यूआरएल, चेकआउट सर्विस कोई भी है यूआरएल, आगे यूआरएल ऐसे आ जाता है, ठीक। ऐसे रजिस्टर आपको दिखेगा, जब मैं रन करके दिखाऊंगा तो जरूर ऐसा ही दिखेगा आपको, ठीक है। जैसे ही आप डाउन हो जाएगा तो यहाँ से एंट्री चली जाएगी, अप हो जाएगा तो तुरंत अपने आप एंट्री यहाँ पे आ जाएगी अवेलेबल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैपिंग हो जाती है, और इसका नेम जो भी सर्विस का नेम है उसके थ्रू आप एपीआई गेटवे अगर यूज कर रहे हो तो उस तरीके से आपने यहाँ पे देना है, ठीक है। वर्क करेगा, एंट्री आएगी। अगर एपीआई गेटवे नहीं दे रहे हो तो उस तरीके से आएगा, ठीक है। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना भी जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में अगर ऐसे आप समझा देते हो तो फिर आप पढ़ लेना थ्योरी, ठीक। अब आता है सर्किट ब्रेकर पैटर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम इसको वीडियो चेंज दूसरी वीडियो में बताएं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाएगा, बट चलो कोई नहीं, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सर्किट ब्रेकर पैटर्न क्या होता है, जैसा कि नाम बता रहा है कि सर्किट ब्रेकर, ठीक। सर्किट है जो कि कभी ब्रेक हो जाता है, कभी बाद में फिर से सर्किट जो है वर्क करने लगता है, ठीक, अनेबल हो जाता है। इस तरीके से सर्किट हमारा किस तरीके, कोई भी हमारा, हालांकि फिजिक्स यदि पढ़ा होगा तो बहुत सारे ऐसे करके सर्किट ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है। ऐसे बाद में फिर ये जोड़ देते हैं ऐसे करके, ठीक है। ऐसे ही ये सर्किट मान लो बीच में यहाँ पे ब्रेक लगा दिया इसने, ठीक। ये हमारा जो करंट यहाँ से चल रहा था, बीच में करंट हमारा रुक गया, ठीक है। तो इस तरीके से सर्किट बनता है। वही यहाँ पे भी पैटर्न है। यहाँ पे देखो स्टेप बाय स्टेप अगर चलोगे, सर्किट ब्रेकर पैटर्न की हमारे 3 स्टेज होती है, ठीक है। एक तो हमारा क्लोज स्टेज हो गई, क्लोज स्टेट, ठीक। और इसके बाद में फिर बाद में आता है हाफ ओपन ओपन स्टेट पहले करते हैं, ठीक। ओपन स्टेट, फिर आता है हाफ ओपन, और फिर बाद में क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से स्टेज चलती है। पहला आपका यहाँ पे जाएगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, इस पहले स्टेप में हमारी जो सर्किट शुरू हुआ ऐसे करके यहाँ पे गया, ठीक, ओपन स्टेट में चला गया। फिर हमारा सर्किट जो है यहाँ से चला क्लोज, हाफ ओपन में आया, हाफ ओपन से फिर से क्लोज स्टेप में
चला गया, ऐसे करके सर्किट चलता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप कैसे ये करता है। देखो कभी भी रिक्वायरमेंट आपको पहले मैं बताता हूँ, आपके पास में बहुत सी माइक सर्विसेज होती हैं, ठीक है। ए सर्विस है, बी सर्विस है, ठीक है, और डी सर्विस है ना, ई सर्विस है, शेप चेंज कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। ए सर्विस है, बी सर्विस है, डी सर्विस है, ई सर्विस है। ऐसी आपकी बहुत सर्विस हैं। हो सकता है कोई भी रिक्वेस्ट हमारी आती है यूआई से, ब्राउजर से हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, यहाँ से हिट आया ए सर्विस को, इसने किया बी सर्विस को, ठीक है, ऐसे करके आपकी चैनिंग बनी हुई है, ठीक। तो इसके बाद में यहाँ पे ए जब बी को कर रहा है, बी जब सी को डी को कर रहा है, तो यहाँ पे मालूम क्या, अगर बाई चांस मान लो डी अगर ऑफ मान लो डाउन हो गई बीच में, या मान लो यहीं से देखो अगर ए जो बी को कर रहा था और बी हमारी सर्विस क्या हो गई, डाउन हो गई, ये क्या है, डाउन है। आप सर्विस डाउन है आपको पता है, हालांकि कैसे पता है नहीं पता है ना, तभी तो बार बार क्या करोगे, यहाँ पे बार बार आप रिक्वेस्ट हिट करते जा रहे हो, कोई भी रिक्वेस्ट आती है आप इसको जरूर भेजते हो बी को, और फिर उसको वेट करते हो इसको सर्विस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका टाइम भी जाएगा, ब्लॉक हो जाए, क्योंकि हमारा सिंक्रोनस रिक्वेस्ट होती है तो ब्लॉक भी रहेगा, ठीक है। अदर रिक्वेस्ट भी सर्व नहीं हो पाएंगे, वेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा उसका, है ना। हो सकता है वो ट्राई करता रहे बाद बीच बीच में कि वेट ही करता रहे रिक्वेस्ट को कंप्लीट होने के लिए, तो इस तरीके से, और जबकि वो सर्वर रीचेबल नहीं रहेगा, ठीक है। सर्वर रीचेबल रहेगा, कभी कभी आप देखना होगा ब्राउजर पे सर्वर घूमता रहता है, ब्राउजर घूमता रहता है, सर्विस फिर जबकि सर्विस, या ऊपर गलत आईपी भी डाल दो, आपने गलत आईपी डाल लिया हो जिसके मैपिंग कोई भी किसी भी सर्विस से कोई मैपिंग हो ही ना, तो फिर भी वो क्या करता है, घूमता ही रहता है, क्यों, क्योंकि वो ढूंढता रहता है कि कोई हो सकता है कोई मिल जाए सर्विस आपको। तो वो वाला काम क्यों बार बार करो, मान लो एक एक सेकंड में आपके पास में 100 रिक्वेस्ट आ रही हैं, आप सारी रिक्वेस्ट को यहाँ पे भेज रहे हो, ये गलत तरीका है, ठीक है। तो सबसे इसलिए यहाँ पे, और इसके लिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारा आता है सर्किट ब्रेकर पैटर्न। इसको यूज करके हम क्या करेंगे कि मान लो एग्जांपल में एक रिक्वेस्ट यहाँ पे आई और यहाँ पे इसने देखा, पहली बात तो इसने देखा ही नहीं, ये क्या करेगा, खुद से चेक करता रहता है ऑटोमेटिक। सर्किट ब्रेकर जो पैटर्न होता है ये क्या करता है, हेल्थ को, इस सर्विस को डिपेंड, ये बी सर्विस डिपेंडेंट है ये पे, तो इस बी सर्विस की हेल्थ को चेक ही करता रहता है बैकग्राउंड में। बट पहली रिक्वेस्ट अगर कोई भी करेगा तो यहाँ पे जैसे देखा इसने, अच्छा ये सर्विस हमारा डाउन है, ठीक है, मतलब वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर पाया, तो क्या करेगा, तुरंत ओपन स्टेट, यानी कि स्टेट हमारी थी क्लोज से ओपन हो गई, यानी कि सर्किट हमारा ऐसे जो था वो हमारा ऐसे हो गया, ठीक है। अब करंट यहाँ से यहाँ तक जा ही नहीं पा रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब हमारा ओपन स्टेट में चला गया। अब हमारी कोई भी रिक्वेस्ट जब भी ओपन स्टेट में चला जाएगा, यहाँ से जो हमारा करंट यहाँ पे जा रहा था या यहाँ पे जा रहा था, अब ये यहाँ पे जाएगा ही नहीं, ब्रेक हो गया यहाँ पे कनेक्शन, और ये क्या करेगा, डिफॉल्ट रिस्पॉन्स कोई भी आपने जो दिया होगा रिटर्न कर देगा, क्योंकि सर्विस डाउन है, फालतू में वेट कराने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सर्किट ओपन कर दिया। अब सर्विस ओपन, आपका सर्किट ओपन हो गया, अब कितनी देर तक रहेगा, अगर कोई मान लो सर्विस डाउन है तो क्या हम हमेशा उसको रिक्वेस्ट कभी भेजेंगे नहीं, है ना। हो सकता है थोड़ी देर के लिए डाउन हो, या हो गई हो, या हो सकता है वो थोड़ा बिजी हो इसलिए रिक्वेस्ट को प्रोसेस ना कर पा रही हो प्रॉपरली, ठीक है, तो लोड ज़्यादा हो उस पर, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको रिक्वेस्ट तो भेजना ही है, ठीक है। तो उसके लिए जब ओपन स्टेट जब चला जाता है तो यहाँ पे इसका जो पैटर्न होता है, जो यहाँ पे कोडिंग होती है, वहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेबल होता है, ये बहुत हाईली कॉन्फ़िगरेबल होता है, बहुत सारे इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, कि अगर मान लो यहाँ से क्लोज स्टेट में था, अगर इस रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं कर पाया, इसने ओपन स्टेट में डाल दिया, बट अगर ओपन स्टेट में है तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट को डायरेक्टली, अगर मान लो ओपन स्टेट में है तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट को यहाँ पे 1 सेकंड, हम चाहते हैं कि अगर कोई भी रिक्वेस्ट सर्व नहीं हो पाती है, कोई भी अगर उसको लगता है कि सर्विस डाउन है या प्रोसेस का हेल्दी नहीं है, तो आप 1 सेकंड वेट कर लो, ठीक, कितना, 1 सेकंड आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो कि 1 सेकंड वेट करो। फिर 1 सेकंड वेट करने के बाद में इसको क्या करो, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मारो, ठीक, या 2 रिक्वेस्ट मारो, या 3 रिक्वेस्ट मारो, ठीक। अगर एक रिक्वेस्ट आपने किया, वो इसी ने ओपन स्टेट पे ही एक रिक्वेस्ट किया और बी ने क्या कर दिया, रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया प्रॉपर, ठीक है, हेल्थ जो है चेक किया उसने, रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया, तो ये तुरंत स्टेट को चेंज कर देगा, हाफ ओपन से हाफ ओपन में डाल देगा, ठीक। हाफ ओपन में क्या किया, क्योंकि आपके एप्लीकेशन जो है सर्विस है बहुत सेंसिटिव, आप नहीं चाहते हो कि फालतू में आप, क्योंकि इंश्योर नहीं कर सकते, एक रिक्वेस्ट अगर प्रोसेस हो भी गई तो भी आप इंश्योरिटी नहीं है कि आपका सारी 100 रिक्वेस्ट एक साथ में
प्रोसेस कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए एक बार और आपको चेक करना है, आप ओपन स्टेट में डाल दिया, अब इसमें क्या करना है, रिक्वेस्ट यहाँ से जो बी पे आ रही थी एक साथ में सारी रिक्वेस्ट नहीं आएंगी, क्या करेंगे यहाँ पे हम चाहते हैं कि 2 से 3 रिक्वेस्ट भेजेंगे सिर्फ, वो भी कॉन्फ़िगरेबल है कि हम चाहते हैं कि यहाँ से आप 10 रिक्वेस्ट भेजें। जब भी कोई 10 रिक्वेस्ट अगर आती हैं, देख फर्स्ट 10 रिक्वेस्ट जो आती हैं, उस 10 रिक्वेस्ट में से अगर 5 रिक्वेस्ट या 8 रिक्वेस्ट जो प्रोसेस हो जाती है, सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, 8 आप कन्वर्ट कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, ठीक है, 5 भी कर सकते हो। तो आपने कहा कि 8 रिक्वेस्ट अगर 10 में से 8 प्रोसेस हो जाती हैं प्रॉपरली, तो हमारा जो है जो भी ट्रैफिक आ रहा है वो डाइवर्ट करना शुरू कर दो बी पे। तब ये क्या करेगा, स्टेट को चेंज करके क्लोज स्टेट में डाल देगा और सारी रिक्वेस्ट फिर क्या है, बी पे जाने लगेंगी, ठीक। तो यही सर्किट इस तरीके से वर्क करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और काफ़ी लोग इसमें फंस जाते हैं, मतलब हर किसी को ये प्रॉपर पता समझ में नहीं आता है कि सर्किट ब्रेकर एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो इस तरीके से फिर बाद में ये क्लोज स्टेट, यानी कि फिर आपने फर्स्ट स्टेज पे आ गए, यानी कि इस स्टेट कौन सी आ गई, फिर वन फर्स्ट स्टेज आ गई, ठीक, 2 3 स्टेट थी, यानी कि यहाँ पे ये फर्स्ट ही स्टेज है एक तरीके से, ठीक। फिर आ गई, फिर प्रॉपर आपका ट्रैफिक जाने लगा, फिर अगर कोई ऐसी कोई इशू आ गया तो फिर वो ओपन में चला जाएगा, ओपन से आप ओपन में जाएगा, फिर बाद में से। तो इस तरीके से ये वर्क करता रहता है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आगे आने वाला है। और आपको अगर समझ में आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो आप पूरी जरूर देखें, स्किप करके या टॉपिक का नाम नोट करके या वहाँ पे गूगल में मत सर्च करें, ठीक है, इससे हमारा घाटा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत देखोगे वीडियो तो हमारा जल्दी से सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और इसके बाद में हम प्रॉपरली नोट्स, सारा कुछ नोट्स के साथ में आपको सारी चीज़ें जितना भी पढ़ाया सारा नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे आपको। बट आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों को पहुंचाने भी है और खुद भी देखनी है, ठीक है। अगर नहीं अच्छा लगता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।